तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो ये कहानी इतनी अजीब है, इतनी पेचीदा है। जिस हिसाब से पुलिस ने, क्राइम ब्रांच ने, बाकी सारी टीमों ने एक कातिल को पकड़ने के लिए एक सर्च ऑपरेशन चलाया, 10 महीने से ज़्यादा का वक्त लगा। इसके बावजूद भी जो कातिल था और जो उसका मास्टरमाइंड था वो पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर भी था और पुलिस के नाक के नीचे भी था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आज से ठीक 2 दिन पहले नोएडा से। नोएडा में एक बड़े मशहूर वकील साहब का घर था। वकील साहब ज़मीनी मामलात में काफ़ी सिद्धहस्त थे, उनका नाम दूर दूर तक फैला हुआ था। एक महिला क्लाइंट उनके सामने बैठी हुई थी, उसका कुछ मामला था। वकील साहब बड़े इत्मीनान से उस मामले को सुन रहे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस की गाड़ी की एंट्री होती है। पुलिस की गाड़ी आती है। गाड़ी को देखने के बाद वकील साहब भी थोड़ा सा चौंकते हैं, वो महिला भी चौंकती है। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद उस महिला से कहते हैं कि मिस पूजा, आपका खेल ख़त्म हुआ और आपको हमारे साथ अब चलना होगा। अब ये बात जैसे ही पुलिस वाले बोलते हैं, जो वकील साहब थे एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो महिला उनके सामने बैठी थी उसका नाम तो पूनम है। अब पुलिस वाले उसको पूजा कह के बुला रहे हैं और किसी खेल की बात कर रहे हैं। और वकील साहब चूँकि कानून जानकार थे तो उन्हें लग ही गया था कि ये जो पुलिस वाले हैं किसी मामले में इस महिला को गिरफ्तार कर रहे हैं और ये जो महिला है कहीं ना कहीं किसी क्रिमिनल मामले में जुड़ी हुई है। अब वकील साहब के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि जिस महिला को गिरफ्तार कर रही है तो कोई दूसरी महिला है, जिस हिसाब से नाम ले रही है नाम तो कोई और है, महिला कोई और है। लेकिन इसके बावजूद ये महिला न कुछ बोल रही है, ना ही कह रही है कि मैं पूजा नहीं हूँ, मेरा नाम पूनम है। तो आखिर ये चक्कर क्या है? अब वकील साहब जब देखते हैं कि महिला खुद कुछ नहीं बोल रही, तो जब मुवक्किल ही कुछ ना बोले तो वकील बेचारा कर भी क्या सकता है। वकील साहब चुपचाप खड़े हो जाते हैं। महिला पुलिस की गाड़ी में बैठती है। बैठने के बाद जो पुलिस थी उसे लेके दिल्ली जाती है, साउथ दिल्ली। और अगले दिन पेपर में खबर आती है कि जो ऋषि पाल मर्डर केस था वो आज सुलझ चुका है। अब जब ये बात आई कि ऋषि पाल मर्डर केस सुलझ चुका है तो लोगों के मन में सवाल था कि ये ऋषि पाल मर्डर केस आखिर है क्या और इसको किसने और कैसे अंजाम दिया था। और इन सारे सवालों के जवाब अगर कोई दे सकता था तो बस वो महिला दे सकती थी। पुलिस वाले अब इस महिला से यानी पूजा, पूनम से पूछताछ करते हैं कि तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, किस लिए मारा। तो काफ़ी देर तक तो ये महिला घुमाती रहती है, लेकिन अंत में जब इसे लगता है कि अब ज़्यादा घुमाने से फ़ायदा है नहीं, बातों को कबूल देना चाहिए, तो अंत में ये महिला अपना मुंह खोलती है और खोलने के साथ साथ पूरी कहानी सुनाती है। दरअसल जो ऋषिपाल शर्मा था, इसी पूजा का पति था। ऋषिपाल शर्मा बदरपुर साउथ दिल्ली में रहता था। नोएडा में एक कांच की कंपनी में सुपरवाइजर था। ठीक ठाक पैसे थे, ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, कुछ इधर उधर की भी कमाई हो जाती थी। स्कूटी से जाता, दिन भर जॉब करता, शाम को लौट के आता। बहरहाल जो ऋषिपाल शर्मा था उसकी पहले एक शादी और हुई थी मीनू नाम की महिला से। मीनू से तलाक हुआ। पूजा की भी किसी और से शादी हुई थी, पूजा का भी उससे तलाक हुआ। फिर दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार के बाद शादी हो जाती है। लेकिन जो पूजा थी उसका पहले पति से एक बच्चा था। बच्चे को भी जो ऋषिपाल था एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि अगर तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारी सारी चीज़ें मेरी अपनी हैं। जो बेटा विशाल है आज से मेरा बेटा है, इसे कभी सौतेलेपन का कोई आभास नहीं होने दूंगा। अब सारा परिवार बेहद खुशी मन से रहने लगता है। बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ऋषिपाल नोएडा में जॉब करता और जो पूजा थी वो भी सोचती है कि क्यों ना किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर ले। साफ़ सफाई का ही काम करूँगी या फिर कोई और काम करूँगी, घर में 4 पैसे और आएंगे, घर की और मदद हो जाएगी। इस बारे में वो ऋषिपाल से बात करती है। ऋषिपाल भी खुश हो जाता है कि कम से कम जो उसकी पत्नी है वो परिवार के बारे में सोचने वाली है, कमाई के बारे में सोचने वाली है। ऋषिपाल भी बेहद खुशी मन से पूजा को कहता है कि ठीक है तुम जाके जॉब करो। अब ऋषिपाल नोएडा में जॉब करता, पूजा हॉस्पिटल में जॉब करती। और इसी बीच एक आदमी जिसका नाम अकील था, उसके घर के किसी सदस्य का उसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था।
इलाज चल रहा था, उसकी केयरटेकर जो थी पूजा थी। इलाज के दौरान अकील और पूजा में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होती है, दोस्ती धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदलती है। आए दिन एक दूसरे से ये दोनों मिलते, लेकिन फिर बात वही थी कि पति को पता चलेगा तो पति इसका गलत मतलब समझेगा, जबकि ये दोनों गलत नहीं थे उस टाइम तक। चोरी चोरी मिलते, एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे के साथ कॉफ़ी पीने जाते। और एक दिन जो वकील था उसने पूजा को प्रपोज कर दिया। पूजा को वकील ने प्रपोज किया। पूजा समझ नहीं पाती कि हाँ करें या ना करें, क्या करें। लेकिन जिस हिसाब से अकील का नेचर था, जिस हिसाब से अकील से उसकी बातें होती थी, अंत में पूजा को भी लगा कि एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। पूजा भी अकील के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब दोनों एक दूसरे से प्रेम संबंध में रहने लगते हैं। दोनों प्रेम संबंध में रहते हैं। दिन भर इंतजार करते कि ऋषिपाल जल्दी से ऑफिस जाए, बाकी हम दोनों मिले, हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाएं। वक्त गुजरा, दोनों का प्यार जो था परवान चढ़ा, और इस बारे में जो जानकारी थी वो विशाल को हो गई। विशाल जानता है, कायदे से विशाल को गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन विशाल भी अपनी माँ के इस नाजायज़ संबंध में पूरा साथ देता है। यानी अब ऋषिपाल एक तरफ हो चुका था और अकील, विशाल और पूजा दूसरी तरफ हो चुके थे। अब सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। ऋषिपाल को ज़्यादा मतलब नहीं था, ऋषिपाल को कुछ पता भी नहीं था। लेकिन एक दिन अकील कहता है कि तुम्हारे पति के पास इतना पैसा है, लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारे घर पे, तुम ऐसे हॉस्पिटल में क्यों जॉब करती हो? अगर तुम मेरी पत्नी होती और इतना पैसा मेरे पास होता, मैं तो तुम्हें रानी बना के रखता, तुम्हें जॉब या फिर नौकरी कहीं करनी नहीं पड़ती। अब ये बात जब पूजा सुनती है तो कहती है कि क्या करें, जैसा मेरा पति है। वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊँ, घर के बाहर जाऊँ। मैं खुद नहीं चाहती जाना, लेकिन पति की वजह से मुझे करना पड़ता है। अब ये बात जब अकील सुनता है तो कहता है कि क्यों ना अपने पति को रास्ते से हटा दो। रास्ते से हटाने के बाद जो पैसा, जो प्रॉपर्टी होगा वो तुम्हारे और विशाल के नाम हो जाएगा। फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, फिर हम दोनों खुशी खुशी रहने लगेंगे। विशाल और अकील ने तो ये बात मजाक में बोली, लेकिन जो पूजा थी इस बात को बड़ी गंभीरता से ले लेती है। गंभीरता से लेती है, लेने के बाद फ़ौरन इस मामले को अप्लाई करने लगती है और फिर प्लान बनता है ऋषिपाल शर्मा के कत्ल का। अब कत्ल करना था, लेकिन कत्ल ऐसा करना था कि कहीं से भी ना पूजा का नाम आए, ना अकील का नाम आए, ना विशाल का नाम आए। कत्ल करने के लिए एक सुपारी किलर को खोजा जाने लगता है और अंत में खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते नोएडा का एक मेहदी हसन नाम का सुपारी किलर मिलता है। ये लोग उसके पास जाते हैं, बताते हैं कि एक आदमी है, उसे मारना है। मोल भाव तय होता है। मेहदी हसन पूछता है कि किसे मारना है और क्या रिस्क है, कैसा रिस्क है। तो इस पे पूजा और उसका बेटा विशाल कहता है कि मारना मेरे पति और मेरे बाप को है, तुम मार दो, हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, पुलिस के चक्कर में फंसेंगे नहीं, तो तुम भी नहीं फंसोगे, सारा मामला इजीली निपट जाएगा। अब मेहदी हसन जब जान जाता है कि इस मामले में ज़्यादा रिस्क नहीं है, चूँकि परिवार वाले ही मरवा रहे हैं, तो 50,000 रुपये में ऋषिपाल शर्मा को मारने की सुपारी ले लेता है। सुपारी लेता है, लेने के बाद फ़ोटो लेता है, सारी डिटेल लेता है कि कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कैसे मिलता है, क्या करता है, किस चीज़ से जाता है। सारी डिटेल, सारी चीज़ें लेने के बाद अब सिलसिला शुरू होता है ऋषिपाल शर्मा की रेकी करने का। मेहदी हसन आए दिन उसकी स्कूटी के पीछे पीछे अपनी बाइक को लगाता, मौके का इंतज़ार करता। कभी कोई आ जाता, कभी कुछ हो जाता, मौका नहीं मिलता। लेकिन अंत में 10 मई साल 2022 को अचानक से एक दिन ऐसा आता है कि जो ऋषिपाल शर्मा है वो अकेला हो जाता है। अकेले स्कूटी से वो जा रहा था, इस बात की भनक मेहदी हसन और विशाल को लगी। फ़ौरन दोनों स्कूटी से उसका पीछा करते हैं और नोएडा से दिल्ली के बीच एक सुनसान जगह में उसे गोली मार देते हैं। अब गोली मारते हैं, गोली की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं। फ़ौरन देखते हैं कि किसी को गोली लगी, तो उसे लेके सफदरगंज हॉस्पिटल भागते हैं। 2 दिनों तक ऋषिपाल शर्मा जिंदा रहा और वहीं से विशाल की शिनाख्त हो जाती है। अब विशाल और अकील दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं और इनसे जब पूछताछ की जाती है
तो दोनों दो नाम लेते हैं। पहला नाम मेहदी हसन और दूसरा नाम पूजा। पुलिस वालों को लगा कि अब ये मामला जो है ओपन एंड शट है, क्योंकि जो विशाल है वो भी फंस चुका है, जो मेहदी हसन है वो भी फंस चुका है, जो वकील है वो भी कब्जे में है। अब बस पूजा को गिरफ्तार करना है और इसके बाद पूरा मामला ओपन एंड शट हो जाएगा। पुलिस वाले पूजा को पकड़ने के लिए घर पे जाते हैं तो पता चलता है कि पूजा तो घर पे है ही नहीं। पुलिस वालों को लगता है कि शायद जो पूजा है कहीं आसपास गई होगी, कहीं चली गई होगी, लेकिन यहाँ से भी पूजा का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस वाले अपनी टीम को एक्टिव करते हैं, सारी जगह खोजबीन करते हैं, सारी जगह पूछताछ करते हैं, सारे रिश्तेदारों के यहाँ दबिश डालते हैं, उन दोस्तों के यहाँ दबिश डालते हैं जहाँ पूजा जा सकती थी, लेकिन पूजा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। मामला धीरे धीरे हाई प्रोफाइल हुआ, लोगों के सामने ये मामला गया। लोग भी कहीं ना कहीं अब इस मामले को गंभीरता से लेने लगे कि एक महिला जो है वो पूरे पुलिस प्रशासन को, पूरे क्राइम ब्रांच को इस कदर हिला के रख चुकी है कि पूरा पुलिस, पूरा क्राइम ब्रांच एक महिला को नहीं ढूंढ पा रहा। 10 मई से पुलिस वाले, कायदे से कहें तो 12 मई से पुलिस वाले इस पूजा को ढूंढ रहे थे। मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया, कायदे से कहें तो पूरा का पूरा साल 2022 बीत गया, लेकिन जो पूजा थी उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। अब पुलिस वाले देखते हैं उनकी बेइज्जती हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा कि 30-32 साल की महिला है, कायदे से अगर देखा जाए तो 40 साल की होगी। 40 साल की महिला पूजा इस तरह से दिल्ली से गायब हो गई कि पूरी पुलिस महकमा मिलकर उसे नहीं ढूंढ पा रहा। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को बड़ी बेइज्जती और बड़ी जिल्लत उठानी पड़ रही थी। पूजा जो थी अपना नाम बदल के पूजा से पूनम कर चुकी थी। पूजा भाग के दिल्ली से हरियाणा जाती है। जाने के बाद एक मंदबुद्धि आदमी, यानी जो मानसिक रूप से कमज़ोर हो, जिसके सोचने समझने की क्षमता उतनी अच्छी ना हो, उसको देख लेती है। देखने के बाद उसके दिमाग में फिर से वही आइडिया आता है। अब पूनम उर्फ पूजा इस मंदबुद्धि को रिझाना शुरू करती है। कभी उसके पास जाके टकरा जाती, कभी उससे मिलकर बातचीत करने की कोशिश करती। अब आदमी पहले भी मंदबुद्धि था और इधर ये लटके झटके अपने दिखा रही थी। आदमी इस महिला के तिर्या चरित्र में इस कदर फंसता है कि वो मंदबुद्धि इंसान इस महिला के प्यार में पागल हो जाता है। इस महिला का प्लान भी वही था कि प्यार में पागल हो जाए, और इसका प्लान सफल हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद इसका प्लान यही था कि उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी ज़मीन को हड़प ले, और अगर कायदे से ना हड़प पाए तो उसको भी मार के फेंक दे। अब एक मर्डर ये करवा चुकी थी, दूसरा करवाने की ये प्लान में थी, लेकिन इसके दिमाग में कई और चीज़ें आ रही थी कि अगर ये जो मामला है दूसरे वाले में, अगर ये कागजी रूप से निपट जाए, कागजी रूप से सुलझाया जा सके, तो कम से कम एक कत्ल से नहीं करना पड़ेगा। अब यही चीज़ें ये सोचती रहती है और कागजी प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में सर्च करती रहती है। अब कागजी प्रक्रिया हो, कोई और चीज़ हो, इसके बारे में कोई अधिवक्ता ही बढ़िया से बता सकता है। इसलिए अब अधिवक्ता के बारे में ये पता करती है कि आसपास के इलाकों में सबसे अच्छा वकील कौन है, ऐसा कौन है जो इन मामलों में उसका काम कर सकता है। क्योंकि वकील भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कागजी रूप से डील करते हैं, एक होते हैं जो सेटिंग करवाते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो फिर ऐसे वकील को ढूंढती है जो गलत को सही करने में माहिर हो, और वो वकील इसे मिलता है नोएडा में। ये हरियाणा के पलिवल से वापस फिर नोएडा के लिए रुख करती है। रुख करने के बाद आए दिन इस वकील से मिलती, सारी चीज़ें बताती। अब इधर पुलिस थी कि इस महिला का पूरा डिस्क्रिप्शन, पूरी फ़ोटो नोएडा से लेकर दिल्ली तक वायरल कर चुकी थी और अपने मुखबिर जगह जगह एक्टिव कर चुकी थी। अब ये आए दिन जब आती, आने के बाद वकील साहब से मिलती, रास्ते में कई लोग इसे देखते। तो इसी बीच किसी मुखबिर ने देख लिया था इसको वकील साहब के यहाँ आते हुए। मुखबिर जो थे डीसीपी रणविजय सिंह को खबर करते हैं। रणविजय सिंह इस मामले को सुनते हैं। फ़ौरन एक तरह से 10 महीने की जो कसक थी, 10-11 महीने की, वो उनके दिल को चुभो रही थी। उस कसक को देखते हुए फ़ौरन एक टीम तैयार करते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि ये महिला वापस आए।
क्योंकि महिला भले ही वकील साहब के यहाँ आई थी, लेकिन कहाँ से आई थी, किस लिए आई थी, किस जगह से आई थी, इस बारे में उस मुखबिर को ना पता था, ना ही पुलिस वालों को। इसलिए पूरा ट्रैप तैयार करते हैं और तैयार करने के साथ साथ अब इंतज़ार होता है इस महिला के आने का। आए दिन उस वकील साहब के घर पे नज़र रखी जाने लगी, सारी चीज़ें होने लगी। अब चूँकि पेशे से अगला वकील था तो उससे आप पूछताछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि उसका राइट टू प्राइवेसी था कि कौन आ रहा कौन जा रहा। जाल बिछा के पुलिस वाले इंतज़ार करते हैं। 3-4 दिन 5 दिन और बीतता है और ये जो महिला है पूनम उर्फ पूजा, ये वापस से आज के ठीक 2-3 दिन पहले आती है वकील साहब से मिलने के लिए, क्योंकि एक 40 लाख का प्लॉट था जिसको वो बिकवाना चाह रही थी और अपने नाम करवाना चाह रही थी। ये बात कर ही रही थी, मुखबिर फ़ोन करता है कि साहब वो आ चुकी है। फ़ौरन पुलिस की टीम दबिश डालती है। डालने के बाद जैसे ही शकल और फ़ोटो मैच होती है, फ़ौरन इस महिला को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की जाती है तो सारी कहानी इसने सुनाई। अब हैरान करने वाली बात यह है कि इस महिला ने, इसके बेटे ने और वकील ने, जिसने कत्ल का प्लान बनवाया, वो तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन जो मेन सुपारी किलर था मेहदी हसन, वो अभी भी पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर है। और दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि अगर एक आध हफ्ते और लेट होता तो शायद ये महिला किसी और को अपना शिकार बना चुकी होती। और अभी भी एक जांच का विषय है कि जो इसका पहला पति था वो कैसे मारा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में उसे भी इसने मार दिया हो, क्योंकि जिस इंसान के अंदर दौलत शोहरत का खून नशा लग जाए वो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। 10 महीनों से उलझी थी, कल जाके सुलझी। पुलिस महकमे में खासकर जो डीसीपी रणविजय सिंह हैं, उनके अंदर एक तरह से खुशी का माहौल है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। आज मैं ऑफिस में ही था, किसी केस को स्टडी कर रहा था, तो बैठे बैठे सोचा यहीं से कहानी रिकॉर्ड कर दूं। तो उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। और कभी मैंने शो ऑफ नहीं किया, मैं कहना भी नहीं चाहता इन सब चीज़ों को। आए दिन लांछन जो लगते हैं कि मैंने किसी की कॉपी की, किसी को कहानी को सुना दिया, तो मुझे इसकी आवश्यकता कायदे से नहीं पड़ती, क्योंकि आप पीछे जितनी फाइल्स देख रहे हैं, मेरे बगल में जितनी फाइल्स रखी हैं, ये सारी फाइल्स किसी न किसी मर्डर की, किसी न किसी ऐसी घटना की है जो शायद आप सुनते हैं, जो कहीं ना कहीं से आप तक पहुंचती है। और शायद मेरे पास जजमेंट से लेके सारी और चीज़ें होती हैं, सारी ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, तभी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। क्या क्या प्रोसीजर हुआ रहता है, क्या क्या मुकदमे में चला रहता है, वो भी जानकारी जब फाइल में लिखी रहती है तभी मैं आपको सुनाता हूँ। और अगर आप नंबर्स की बात करें तो शायद पीछे मेरे 10,000 से ज़्यादा फाइलें रखी होंगी जो अभी कैमरे की रेंज में नहीं आ रही। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी को कॉपी करने की आवश्यकता है, क्योंकि कॉपी आदमी किसी को तब करता है, किसी की कहानी तब चुराएगा जब उसके पास खुद की कोई कहानी ना हो। लेकिन मेरे पास ईश्वर और आप सबके आशीर्वाद से ना क्रिमिनल केसेस की कमी है, ना ही कोई ऐसी चीज़ की कमी है जो शायद हो और मुझे किसी को कॉपी करना पड़े। तो ये तो ऐसे ही मैंने बता दिया, इसको अन्यथा आप लोग मत लीजिएगा। और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपने इस छोटे भाई पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दीजिएगा, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिलहाल अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।